नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में। मिडिल ईस्ट में संकट जारी है। युद्ध विराम की कल समय सीमा खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही जुबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप और तेहरान में तकरार बढ़ गई है। ट्रंप का कहना है कि ईरान से समझौता होने तक नाकेबंदी नहीं हटेगी, जिस पर ईरान ने पलटवार किया है। कहा है कि आपकी धमकियों से हम नहीं डरते, हम जंग के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर के अब जंग और आगे बढ़ सकती है। दरअसल पिछले 2 हफ्ते में ईरान जंग लड़ने के लिए नई तैयारी कर चुका है। इन दोनों ही नेताओं का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम कल यानी 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में ईरान का क्या रुख रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने पूरे मामले को सोशल मीडिया पर भी बयान किया है। लिखा है कि 1 हफ्ते पहले शुरू हुई ये नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर रही है। खास बात यह है कि ईरान की तरफ से बातचीत से इनकार कर दिया गया है। कल जो बातचीत की टेबल पर दोनों देश आने वाले थे, उसमें ईरान ने पीछे कदम कर लिए हैं। हालांकि ट्रंप लगातार अपनी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि कल अगर बातचीत नहीं होगी तो मिडिल ईस्ट का संकट आखिर सुधरेगा कैसे। सीज फायर जो कल खत्म होने वाला है वो आगे क्या रुख लेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा आगे बढ़ाएंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई लड़ाई में अब एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप अब बैकफुट की जगह सामने से खेल रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि होर्मुज में नाकेबंदी नहीं हटेगी। होर्मुज की लड़ाई अब नाक की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ ट्रंप अपनी बात पर अडिग है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो समझौता करने के मूड में नहीं है। लेकिन अब सवाल यह भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से 15 दिन का सीज फायर लागू किया गया था, सीज फायर अब खत्म होने वाला है। दोनों देशों की तरफ से आगे को लेकर के क्या रणनीति है, आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या मिडिल ईस्ट में सीज फायर लागू रहेगा, क्या ये बातचीत की टेबल पर आए हुए दोनों देश आगे सीज फायर को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे से सहमत होंगे, या फिर आगे की लड़ाई बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर लड़ाई बढ़ी, मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा, तो वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम सवाल अब पुरजोर तरीके से उठना शुरू हो गए हैं। हालांकि ट्रंप की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि नाकेबंदी होर्मुज में नहीं हटेगी। ईरान ने भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी, बातचीत की टेबल पर वो नहीं पहुंचेंगे। कोई रास्ता बीच का जरूर अपनाना पड़ेगा किसी एक देश को। हालांकि मध्यस्थता यहां पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद में कल बातचीत होने वाली थी, लेकिन ये बातचीत आगे कौन सा मोड़ लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। हमारे साथ रंजीत राय जी जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा ललन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रंजीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नाकेबंदी नहीं हटेगी। होर्मुज की लड़ाई अब नाक की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। ईरान ने भी पलटवार करके ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी, बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे। बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा? बिल्कुल ठीक आपने बोला। ये जो स्थिति है, ईरान ने कह दिया है कि नाकाबंदी आप नहीं रोकोगे तो मैं नहीं बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि मीटिंग होने वाली है। कल ही एक मीटिंग है जिसमें कहते हैं वैंस साहब आएंगे। उनके जो ऑफिशियल्स हैं तो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। ये दूसरी दफा मीटिंग हो रही है, तो उनके लोग पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वैंस साहब और कुशनर जो दामाद हैं प्रेसिडेंट के, ट्रंप के दामाद हैं, और विटकॉफ जो बातचीत करते रहते हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। उनको टाइम लगेगा अमेरिका से आने पे, लेकिन ईरान से तो 2 घंटे में आ सकते हैं। तो देखना है पूरी स्थिति, कंफ्यूजन, इंग्लिश में बोला है, पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है, क्या नतीजा होगा। ब्लॉकेड के बारे में तो अमेरिका ने तो बहुत दम दिखाया। एक चाइना से आती हुई जहाज टोयोटा, उसको सीज कर दिया, उसको जब्त कर दिया। उसमें कहते हैं कि चाइना से जो सामान आया है उसमें कुछ केमिकल्स मिसाइल के लिए भी है। अब ये सच है कि नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपनी दम लगाई। पहले तो उन्होंने उस पर गोलीबारी की, इंजनों को रोकने की कोशिश की, फिर उसके बाद उनके हेलीकॉप्टर
यूएसएस त्रिपोली से उनके जो मार्कोस कमांडर है वो उस जहाज पे चढ़ के उसको इंग्लिश में बोलते हैं दे सीज द शिप। ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन इस स्थिति में कोई नहीं इंटरनेशनल लॉ को सोच रहा है, मान रहा है। नेतान्याहू साहब ने भी नहीं माना, उन्होंने हिजबुल्लाह लबनान को मारा। लेकिन दो बातें हो रही हैं जी। एक तो यूरोपियन यूनियन इकट्ठे हो गए हैं लक्समबर्ग, कहते हैं संबंधी इजराइल से बंद कर दो। अब होगा कि नहीं होगा, जर्मनी कहता नहीं, स्पेन कहता करो। और दूसरी बात लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाणक्य की बात को निगाह दे रहे हैं, साम दान दंड भेद। मैं इंग्लिश में बोलूंगा, जी। साम मतलब परसुएशन। उन्होंने काफी कोशिश की कि ईरान को परसुएड करो, जी। दो तीन बातें बोली कि भाई यूरेनियम मुझे दे दो, व्यापार शुरू करो, आपको मैं बड़ा बना दूंगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। फिर दान की बात हुई, हाँ, कि हम आपको रिपेट्रिएशन की बात करेंगे जो आपको नुकसान हुआ है। फिर दंड की बात तो लगे हुए हैं कि अब भी कह रहे हैं अगर जो आप मीटिंग में नहीं आए, सीज फायर में नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आपको दंड मतलब फोर्स यूज करूंगा। पहले भी यही किया था उन्होंने शुरू किया था दंड से, फिर ये कोशिश की साम दान, और अब कहते हैं कि भेद है। चाणक्य साहब ने जो बोला था एक्सप्लॉइट ईरान, उनकी तेल पे कब्जा करो। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि इस स्थिति में मीटिंग होगी कि नहीं होगी। जुगाड़ में सब चल रहे हैं, कहते हैं तेहरान ने अभी तक इनकार है, शायद आ जाए वो, वैंस साहब भी आ जाए, और मुनीर साहब, जनरल मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है पाकिस्तान के, उनका बड़ा दर्जा है, इसलिए कि ईरान का कोई एम्बेसी अमेरिका में नहीं है। पाकिस्तान ईरान का कारोबार समझता है वीजा वगैरह एम्बेसी की तरह। तो उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम कंट्री है, उनके बगल में पाकिस्तान है, उनके संबंध अच्छे हैं, वो हमारी एम्बेसी संभालते हैं न्यूयॉर्क में। तो जनरल आसिफ मुनीर साहब को उन्होंने सौंप दिया कि आप बात कीजिए। अब उसको पता है क्या क्या डिमांड है ईरान का, क्या डिमांड है अमेरिका का, नेतान्याहू का क्या काम लगभग है इसमें, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को ले गए। तो हमको देखना पड़ेगा आगे जाके दुनिया की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन गिर रही है, चीन बीच में फंस आ गया है कि उनका जो सामान आया इन जहाज में फंसा हुआ है ईरान के लिए। हमारे दो जहाज को भी थोड़ा अटैक करके वापस बोल दिया वापस चले जाइए, एक दो जहाज और आ गए। स्थिति बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल रंजीत जी, स्थिति फिलहाल बहुत कंफ्यूजन में है, लेकिन अब अगला कदम कौन से देश का क्या होने वाला है इस पर भी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से नाकेबंदी को लेकर के अडिग नजर आ रहे हैं, अड़े हुए हैं। ईरान की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि बातचीत के टेबल पर वो नहीं पहुंचेंगे। हालांकि 10 सूत्रीय मांगों को सामने रख दिया है पाकिस्तान के, वो मांगे आगे बढ़ा भी दी गई है। लेकिन सवाल ये कि अगर बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा। मिडिल ईस्ट में संकट लगातार बढ़ेगा। लेकिन इस बीच खास बात यह कि ये जो बीच में सीज फायर का समय था, उस दौरान दोनों देशों की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि ईरान ने यहां पर एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया है कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो मध्यस्थता अभी नहीं चाह रहे। अगर अमेरिका इस मूड में नहीं है तो ईरान भी इस मूड में नहीं है, वो भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि लड़ाई अमेरिका और इजराइल की तरफ से शुरू की गई थी, ईरान की तरफ से सिर्फ जवाबी कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन यहां ईरान ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल मिलाकर के इस सीज फायर के समय को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि ईरान ने ये जो सीज फायर का समय मिला था उसका पूरी तरीके से उपयोग किया और अपने आप को बेहतर बनाया, लड़ाई के लिए अपने आप को और मजबूत बना लिया है। तो अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, ट्रंप अगर कोई अटैक करते हैं, तो रिएक्शन ईरान की तरफ से भी बहुत पुख्ता आने वाला है। ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। पहले दिन से मैंने भी फौज में नौकरी की है, मैंने भी लड़ाई देखी है, भाग लिया है, लेकिन वो छोटी लड़ाई थी, अमेरिका के साथ नहीं थी, भारत पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थी जी। तो हिम्मत जो दिखाई ईरान ने, वो बिल्कुल तजुर्बा है कि सब लोग बिल्कुल आश्चर्य हो गए कि एक ईरान जैसा देश, सुपर पावर, $31 ट्रिलियन इकोनॉमी,
मिलिट्री पावर, कितनी बड़ी नेवी है उनके पास, तो उसका सामना कर दिखाया। इस वजह से एक सीज फायर आ गई। सीज फायर आ गई, कोशिश थी कि कुछ समझौता हो जाए। इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई, उसमें मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए कि क्या होगा आगे जाके, लेकिन कुछ सहमति नहीं हुई। तो अब इस समय जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, आपको पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए कि ईरान ने कुछ न कुछ तैयारी की होगी। हमने कल भी देखा कि उनका कमांड एंड कंट्रोल में बहुत कंफ्यूजन था। दोनों कर रहे थे, आयतुल्ला जो सुप्रीम लीडर है वो कुछ बोल रहे थे, आईआरजीसी के कमांडर जो शाहिद है वो कमांडर है आईआरजीसी। आईआरजीसी लड़ाई करती है, आईआरजीसी ईरान की सुरक्षा को देखती है, आईआरजीसी मिलिट्री से ईरान में तगड़ी है। तो उन्होंने अब एक प्रस्ताव पास किया है कि आईआरजीसी के कमांडर डिसाइड करेंगे क्या होगा। मेरा ख्याल एक और स्टडी अमेरिका में किया उनके इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी ने कि ईरान के पास मिसाइल्स हैं, 40% मिसाइल्स उनके पास बचे हुए हैं, उनके पास ड्रोन्स भी बचे हुए हैं, उनके पास जो उनकी छोटी छोटी नेवी तो बफ्त हो गई, लेकिन छोटे छोटे जहाज है, वो अगर जो कोई लड़ाकू जहाज अमेरिका का आ गया हॉर्मुज में जो छोटा इलाका है, तो मेरा ख्याल उसको अटैक कर देंगे। जी। माइंस भी लगा सकते हैं, लगाया होगा। अमेरिका ने कोशिश की कि मैं शिप्स अपने जहाज भेजूं, कहा मैं माइन तो के लिए भेज रहा हूं, लेकिन बिल्कुल इनकार कर दिया। मेरे ख्याल मुझे ठीक नहीं है, बोलना चाहिए, बट इतनी बड़ी नेवी डर गई कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जाए, तो वो ओमान के खाड़ी में लगे हुए हैं, जहां वो शिप उनका ईरान का जो आया था उसको रोक दिया। तो अब स्थिति यह है कि कोई भी पक्का नहीं बता सकता, लेकिन निराशा है अमेरिका में। 60 से ज्यादा प्रतिशत लोग ये लड़ाई नहीं चाहते, महंगाई नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि भाई आगे जाके शिपिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड सब बिल्कुल नष्ट हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए, और अमेरिका में भी होगा। ये बात समझे कि अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, भारत को भी पड़ेगा। अभी 2 इलेक्शंस हैं, अभी तक हमने कुछ कारोबार नहीं किया, लेकिन कभी हो रही है कहीं नहीं। इंडस्ट्रियल में गैस की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, जहाज को जो फ्रेट है कितना जो हमने देना पड़ता वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन होगा। तो ये स्थिति में हम नहीं बोल सकते। अगर जो मीटिंग हुई और दोनों साइड्स ने देखा कि हम कुछ सहमति करवा सकते हैं कि भाई ईरान कहता है मैं बम नहीं बनाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। ईरान कहेगा ये सामान जो मैंने एनरिच किया है उसको मैं अलग रख दूंगा। मान लेता है अमेरिका कि ब्लॉकेड नकीबंदी में बंद करता हूं, तो शायद कुछ हल हो। नहीं तो ट्रंप साहब ने अपनी मिलिट्री को बिल्कुल तैयार से रखी हुई है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, साउथ ऑफ अफ्रीका से आ रहे हैं, उनके 25 जहाज उधर हैं, उनकी एयरफोर्स भी तैयार है। 92nd जो उनकी एयरबोर्न इन्फेंट्री है, बहुत जबरदस्त रेपुटेशन है उसके, वो भी मिडिल ईस्ट में आ गए हैं। यूरोप से उनकी एयरफोर्स भी आ गई है। तो एक बहुत भयानक बात है अगर जो ट्रंप साहब ने पूरी पावर अमेरिका की ईरान पे चढ़ा दी। बिल्कुल रंजीत जी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। जो टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू किया था उसका सारा पैसा वापस करने का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो भी उन्होंने फंड वसूला है किसी भी देश से टैरिफ के नाम पर, टैरिफ लगा करके उसको अब वापस किया जाएगा। तो अब सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर नहीं, राजनीतिक मोर्चे पर और घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसका भी जंग में या सीज फायर को लेकर के कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि अपने ही घर में ट्रंप फंस गए हैं? देखिए, जब आप टैरिफ की बात करेंगे तो आपको समझना चाहिए उसमें बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट का भी पावर होता है। उस प्रेसिडेंट के पावर से हिसाब से अपने लॉयर से, अपने वकील से पूछ के ट्रंप ने टैरिफ लगाया था।
अब टैरिफ अगर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, तो अपील हो सकती है, उस पर टाइम लगेगा। कोई भी लीगल मैटर में एक दिन में नहीं होता। जी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भारत ने सब कुछ देख के ज्यादा ईरान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ज्यादा नहीं बोला। कहा शांति होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और मैं ये भी बता सकता हूं आपको जी कि हमको भी फिक्र है कि टैरिफ शायद बढ़ जाए। इसलिए मैं समझता हूं, मेरी गलती भी हो सकती है, कि हमारी डेलीगेशन गई हुई है वॉशिंगटन, अमेरिका में बातचीत चल रही है हमारा टैरिफ तय करने के लिए, क्योंकि हमें भी थोड़ी फिक्र है कि आगे जाके ये ट्रंप साहब टैरिफ के बारे में करेगा क्या। बिल्कुल ठीक, आपने अपने दर्शकों को बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश है। जी। लेकिन आपको पता है, भारत में भी कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है जी। तो उसके बाद वकील लोग बैठ के अपील करते हैं। जी। और अपील ट्रंप साहब कुछ न कुछ तरबार निकालेगा, क्योंकि वो घमंडी है, बहुत ढीठ आदमी है, बोलता रहता है कभी कुछ, और लफ्ज जो इस्तेमाल किए वो भी अच्छे नहीं हैं। जी। ये तो पूरा रिपोर्ट हो गया है। तो हमको इतना नहीं समझना चाहिए कल सवेरे टैरिफ हट जाएंगे। जी। मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कारोबार अमेरिका नहीं करेगा, कुछ न कुछ तरकीब निकालेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, हालांकि ट्रंप अपने आप से क्या तरकीब निकालेंगे, टैरिफ मुद्दे पर क्या कदम उठाएंगे, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हम यहाँ सीज फायर की बात करें, अगर आपको याद हो कि पिछली बार जब बातचीत की टेबल पर पहुंचने वाले थे तो उससे महज 1.5 घंटे पहले ट्रंप बैकफुट पर आए थे, ट्रंप ने यू टर्न लिया था। हालांकि अभी समय है दोबारा जब बातचीत की टेबल पर आने वाले हैं, क्या एक बार फिर से ट्रंप बैकफुट पर आएंगे, एक बार फिर से कोई बीच का रास्ता अपनी ही रणनीति में निकालेंगे, ये भी चर्चा का विषय है। इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ललन जी हमारे साथ जुड़ गए। ललन जी, जिस तरह से आगे सीज फायर बढ़ाने की बात हो रही है कि आगे सीज फायर नहीं बढ़ेगा, ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जंग के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू का जिस तरह से बयान सामने आया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ईरान में अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। इसको आप किस तरह से लेंगे? और अगर ईरान और इजराइल एक बार फिर से भिड़ते हैं अमेरिका के साथ में, दोनों देश एक तरफ होते हैं और ईरान एक तरफ होता है, तो आगे निश्चित रूप से महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन तबाही भी बहुत ज्यादा मचेगी। बढ़नी है, लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त नहीं होना चाहिए, होना है। और आपने देखा कि इजराइल अभी भी हमले कर रहा है जी। और इजराइल को है कि हमारे उत्तरी क्षेत्र में खतरा है और हम हमला रोकेंगे नहीं। हालांकि लेबनान के साथ बातचीत भी चल रही है, तो दोनों के साथ तेज स्थिति है। लेबनान और इजराइल की भी बातचीत चल रही है, अमेरिका और ईरान की भी बातचीत चल रही है, और फिर भी दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने भी अभी जो उनके जहाज सीज किए हैं, तो ईरान अब यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गया है कि इलीगल सीजर किया हुआ है। और उस जहाज पर कहते हैं वो केमिकल्स वगैरह कुछ थे जो चाइना से आ रहे थे। और अमेरिका का ये कहना है कि जहाज में जो सामग्री थी वो विस्फोटक चीजों को बनाने के लिए और ये मिसाइल्स वगैरह बनाने के लिए थी। तो अब ये स्थिति ऐसी है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को दोष तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ बातचीत भी कुछ न कुछ पहल होती जा रही है जी। क्योंकि जैसा मैंने कई बार पहले भी कहा कि अमेरिका भी तो अपनी टांग बाहर निकालना चाहता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि एक बड़ा ऑनरेबल एग्जिट हो। और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया में झूठ बोले। उन्होंने राइटर को और न्यूयॉर्क टाइम्स को सबको कहा है कि गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अमेरिकी फौजें बहुत शानदार काम कर रही हैं और हम जीत रहे हैं लड़ाई। और उधर ईरान भी कह रहा है कि लड़ाई हम जीत रहे हैं और ये अमेरिका झूठ फैला रहा है दुनिया भर में। तो ये दोनों एक दूसरे के बातें काट रहे हैं और दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम लड़ाई जीत रहे हैं। और सच बात है कि कोई भी लड़ाई जीत नहीं रहा, दोनों ही हार रहे हैं, क्योंकि ट्रंप दोनों के पास जो हथियार हैं और दोनों के पास जो आर्मामेंट्स वगैरह हैं और वो डिप्लीट होते जा रहे हैं और दोनों टाइम चाहते हैं। तो अमेरिका भी समय चाहता है और ईरान भी समय चाहता है, और इसलिए वो वार्ता भी हो रही है और ये लड़ाई भी चलती जा रही है। अब देखिए, ईरान का कोई रुख अभी तक साफ नहीं हुआ कि ईरान पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। अभी 2 बजे तक तो न्यूज यही थी कि ईरान वाज अनसर्टेन टू पार्टिसिपेट। और ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने जो शर्तें लगाई है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है।
और दूसरी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बात बार बार ईरान कह रहा है कि ये एक हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है हमारे दोनों में, और अमेरिका के ऊपर ट्रम्प बार बार जो कहते हैं वो करते तो है नहीं। तो ये स्थिति ऐसी बनी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई है कि जैसे कहते हैं कि वो ना तो निकल सकते हैं और ना तो अंदर जाने दे सकते हैं वाली बात हो गई है। और दोनों देश अड़े हुए हैं अपनी अपनी स्थिति पर, और सारी दुनिया उसमें पिस रही है, जैसे राज साहब ने भी कहा। तो ये सब जगह महंगाई होगी, सब जगह चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल की प्राइसेस देखिए बार बार उछल रही है ऊपर। थोड़ा सा भी अगर आशा बनती है तो थोड़े पेट्रोल के दाम के नीचे आते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी सी आशा बनी कल की वो बातचीत होगी तो हिंदुस्तान का, इंडिया का भी जो शेयर मार्केट था वो काफी ऊपर आ गया, 79 के ऊपर आ गया, 1000 के ऊपर आ गया BSE इंडेक्स। लेकिन अब फिर कल क्या सिचुएशन है वो नोबडी नोज़। अगर ये वार्ता नहीं हो पाई तो फिर वो प्राइसेस डाउन जाएंगे और इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ऑलरेडी हिंदुस्तान में इन्वेस्टर्स का बहुत जबरदस्त नुकसान हो चुका है। ये 82-83 हजार तक जो जा चुका था वो अब भी 79 पर आया है कई दिनों के चढ़ाने के बाद। तो अभी अगर फिर नीचे गया तो इसका क्या अंजाम होगा। तो देखिए देश को तो नुकसान, भारत को तो नुकसान हो ही रहा है जी। और दूसरी तरफ ये है कि ईरान को भी बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तो 4000 करोड़ रुपया मिनिमम कम से कम उनका डेली का नुकसान हो रहा है। और ईरान की इकानमी तेल की इकानमी है, तेल के ऊपर, तेल के भरोसे चलने वाली इकानमी है। और अगर उनकी तेल की बिक्री ही बंद हो जाएगी, और जैसा कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कोई टैंकर न जाए, हालांकि अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई थी उसमें ईरान का एक टैंकर पास हो गया, पता नहीं कैसे निकल रहा है वहां हरमुज से। बाकी दुनिया के और टैंकर तो फंसे हुए हैं और कई देशों ने अपील की है ईरान से, और यूनाइटेड नेशन से भी मसला जा रहा है। ये जो जहाज फंसे, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने सवाल उठाया, उसने कहा कि हम जितने जहाज फंसे हैं उन सबको हम बाहर निकालेंगे। तो ये प्रयत्न, कोशिश ये भी हो रही कि हार्मुज की खाड़ी किसी तरह से खोल दी जाए और ये लोग आपस में समझौता करें। इंटरनेशनल दबाव बनता जा रहा है दिनों दिन, और जो यूरोपीय देशों ने अभी हाल में मीटिंग की है उसमें भी उन्होंने यही फैसला किया कि वो सब चाहते हैं अब अगर नहीं लड़ाई की वजह से हार्मुज की खाड़ी खुलती है तो अब आगे लोगों का क्या एक्शन है वो देखने वाला है कि यूरोप के कंट्रीज क्या एक्शन लेते हैं, बाकी और कंट्रीज क्या एक्शन लेते हैं। और लेकिन दुनिया का काम रुका तो नहीं है, ये भी बात है। अब जैसे कच्चे तेल की सप्लाई का सवाल है, तो भारत को तेल तो मिल ही रहा है जी। अब इस रूट से नहीं आ रहा है और रूट से आ रहा है, और रूस से हमारे पास काफी तेल आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, लंबे रूट से आ रहा है, वेनेजुएला का तेल आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से है, नॉर्वे से, और कई कंट्रीज से है, अंगोला से है, नाइजीरिया से है, आ ही रहा। और बाकी जो अरब कंट्रीज से आता था वो भी आ रहा है, किसी न किसी रास्ते से अभी तक तो निकलता ही आ रहा है। हमारे यहाँ तेल की कमी तो नहीं है, गैस की कमी नहीं है, और देखिए हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं लग रही है। और पाकिस्तान जो दलाली में पड़ा हुआ है उसके लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं मिल रहा है। और एक जहाज हमारा जो जिस पर इन्होंने गोली चला दी ईरान ने, तो भारत ने लंबा प्रोटेस्ट कर दिया। तो ईरान के राष्ट्रपति का स्पेशल दूत भारत आया भारत को मनाने के लिए कि नहीं वो इसको लेकर हमारे बीच तो कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए जी। और भारत के साथ हमारे संबंध जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ईरान का इंटरेस्ट भारत में, भारत का और इंटरेस्ट ईरान में है। और हमने इतना बड़ा पोर्ट उनको बना के दिया हुआ है और उसमें अरबों रुपए हमारे, अरबों करोड़ रुपए हमारे खर्च हुए हैं। तो उस पोर्ट की रक्षा करना, उसको चालू रखना में हमारा इंटरेस्ट भी है, और वो ईरान का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निकल जाता है। तो ईरान की इकानमी तो बहुत जबरदस्त सफर कर रही है, और अगर ये और लंबा लड़ाई चला तो कोई भी देश कितना भी धनी हो, अगर आपका रोज खजाना आपका खाली हो रहा है और आपके पास वापस नहीं आ रहा है तो आप कब तक सस्टेन करेंगे। अमेरिका की नीति यही है कि इतना प्रेशर ईरान के ऊपर डाल दो कि वो झुक जाए।
बिल्कुल, और जो निश्चित रूप से ईरान का भी यही कहना है कि अमेरिका दबाव बनाना चाहता है युद्ध विराम के लिए, क्योंकि समय सीमा कल खत्म हो रही है। तो ऐसे में युद्ध विराम को लेकर के अमेरिका दबाव बनाना चाहता है और दबाव के चलते ही वो सीज फायर को लेकर के आगे बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है। लेकिन ईरान ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी बातचीत की टेबल पर वो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन साफ तौर पर अमेरिका ने भी धमकी दे दी है कि ये नाकेबंदी नहीं हटेगी। हालांकि देखना ये होगा कि अब नाक की लड़ाई किस ओर आगे बढ़ती है, किसकी नाक बचती है और किसकी कटती है। ये कल जब सीजफायर को लेकर के बातचीत की टेबल पर दोनों देश पहुंचेंगे तब पता चलेगा, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो आगे दोनों देशों का क्या कुछ कदम होगा, इस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना